नमस्कार सभी लोगों को, उत्कल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हम कुछ तथ्यों को समझकर चल रहे थे। हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब ध्यान रखें, मानव भले ही अंतरिक्ष में कई ग्रहों तक पहुंच गया है, उपग्रहों तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंचा है। मतलब 6400 किलोमीटर की दूरी तय मानव के द्वारा अभी तक नहीं की गई है। मतलब ये असंभव नहीं है, संभव कुछ भी हो सकता है। आगे तकनीकी ज्ञान इतना बढ़ सकता है कि वहां पर आ जा सकते हैं। अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक आसानी से जा सकते तो आराम से जाते, फिर वापस लौट आते तो सारी जानकारी हमको मिल जाती। ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से हम सारी जानकारी जुटा लेते थे। जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर कितना भी चले जाते हैं तो हमको सारी बातों के बारे में पता चल जाता है, वायुमंडल की स्थिति के बारे में, परतों के बारे में, गैसों के संगठन के बारे में आसानी से जान लेते हैं। लेकिन केंद्र तक, अभी तक हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने में अभी तक नाकाम हैं। असंभव शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, नाकाम रहे हैं, अभी तक पहुंच नहीं पाए। कोशिश की गई है, मैंने उदाहरण के तौर पर लिखाया भी था। तो जब यहां पर केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे तो हमको इसके कोई ना कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा कि कैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना और पदार्थों के बारे में जाना जाए। तो यहां पर फिर हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी कुछ प्राकृतिक स्रोतों की। कुछ प्राकृतिक स्रोत हम लेते हैं और फिर हम क्या लेते हैं, कुछ अप्राकृतिक स्रोत लेते हैं। अप्राकृतिक स्रोत, ठीक है। तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर हम तय करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में हम बात कर रहे थे सबसे पहले किसके बारे में? तापमान से संबंधित, ठीक है, घनत्व से संबंधित, दाब से संबंधित, दाब या दबाव से संबंधित। इसके आधार पर प्राकृतिक स्रोत हमारे पास क्या थे? प्राकृतिक स्रोत थे हमारे पास उल्का पिंड। उल्का पिंड से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, या ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, या हम प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? भूकंप विज्ञान की सहायता से। तो ये कुछ अप्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोत हम प्राप्त करते हैं जानकारी में, ठीक है। तो पिछली क्लास में आपने देखा होगा हमने बात कर ली थी किसके बारे में? तापमान के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। घनत्व के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब तापमान के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भूपृष्ठ से जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो भूपर्पटी में, मतलब 90 किलोमीटर की गहराई तक तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। तापमान कितना हो जाता है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। लेकिन उसके बाद तापमान की बढ़ने की दर में कमी आती है। ध्यान रखना, उस पर ध्यान रखना शब्दों पे। पहला ध्यान रखना कि भूपृष्ठ से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान में निरंतर वृद्धि होती है। तापमान में निरंतर वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि दर में क्या होती है? कमी आती है। तापमान वृद्धि दर में कमी आती है। कल मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई तक अगर हम जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। इस दर से देखा जाए तो 100 किलोमीटर तक अगर गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी का तापमान कितना हो जाता है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और उसके बाद 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई पर केवल 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। तो तापमान कितना बढ़ पाता है? मुश्किल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर उसके बाद दर और कम होती चली जाती है। क्लियर है? अब आप लोगों से प्रश्न यह है कि केवल 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि 0 से लेकर 100
अगर हम तापमान की बात कर रहे हैं, तापमान को ही थोड़ा सा मैं और आगे बता दूं, प्रश्न अगर बनते हैं यहाँ से, तो तापमान में आप देखें 0 से 100 किलोमीटर तक की गहराई पर 100 किलोमीटर तक की गहराई पर तापमान कितना बढ़ गया था, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था। कल हमने कैलकुलेट किया था 32 मीटर के हिसाब से कैलकुलेट किया था, तो यहां तापमान 3000 हो गया। उसके बाद तापमान की दर में कमी हो रही है, क्यों? ये प्री में भी पूछ सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा, आपने कभी सुना भी होगा, अगर केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ सुने हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट सुने होंगे। अब ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, ये ध्यान रखना किस में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में पाए जाते हैं, ग्रेनाइट की चट्टानों में। ग्रेनाइट की चट्टानों में ये रेडियोधर्मी पदार्थ आपके पाए जाते हैं। और आपको पता है कि अगर 1 लाख वर्ग किलोमीटर में 1 लाख वर्ग किलोमीटर में अगर ग्रेनाइट की चट्टानें फैली हुई हैं, तो उनमें 4% यूरेनियम मिलता है। कितना मिलता है? 4%। 1 लाख वर्ग किलोमीटर ग्रेनाइट की अगर चट्टानों का क्षेत्रफल है, ग्रेनाइट की चट्टान, तो इससे हमको कितना प्राप्त होगा? 4% इससे यूरेनियम प्राप्त होगा। और यूरेनियम क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो और ग्रेनाइट की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? केवल क्रस्ट में ही पाई जाएंगी, अर्थ क्रस्ट में ही पाई जाती हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाते हैं, तो 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यूरेनियम है। और यूरेनियम में क्या होगा? विखंडन होगा। और नाभिकीय विखंडन से भारी मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन करते हैं। और इस नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको पता है कि 2 ही तरीके से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो यहां पर आप देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों अर्थ क्रस्ट में 90 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में तीव्र वृद्धि होती है, तो इसके पीछे एक ही आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि इसी भाग में केवल क्या पाई जाती है? ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाएगी तो इसमें क्या पाया जाएगा? यूरेनियम पाया जाएगा। और यूरेनियम कैसा है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा? इसको लिख लीजिए 2 लाइनों में। इस लाइन को जो बताया मैंने, इसको फटाफट से लिख डालिए। लिखिए इसमें, भूपृष्ठ से, फटाफट से लिखिए 2 लाइनें। भूपृष्ठ से 100 किलोमीटर की गहराई तक, भूपृष्ठ से 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में तीव्र वृद्धि होती है। तापमान में तीव्र वृद्धि होती है। इसके बाद तापमान वृद्धि दर में कमी आती है। इसके बाद पृथ्वी के केंद्र तक, इसके बाद पृथ्वी के केंद्र तक तापमान वृद्धि दर में निरंतर कमी आती है। निरंतर कमी आती है। इसका कारण ग्रेनाइट चट्टानों की उपस्थिति है। ग्रेनाइट चट्टानों की उपस्थिति है। ग्रेनाइट चट्टानों की उपस्थिति है। ग्रेनाइट चट्टानों में
ग्रेनाइट चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, उदाहरण के लिए 1,00,000 वर्ग किलोमीटर ग्रेनाइट की चट्टानों में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर ग्रेनाइट की चट्टानों में 4% तक यूरेनियम पाया जाता है। 4% तक यूरेनियम पाया जाता है। अगर हम 1,00,000 वर्ग किलोमीटर की चट्टानों से यूरेनियम निकालें तो वो यूरेनियम कितना निकलेगा 4%। तो ये क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी होगी तो सिंपल सी बात है नाभिकीय विखंडन होगा, और नाभिकीय विखंडन होगा तो ऊर्जा निकलेगी। इसी वजह से यहाँ पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थिति बनती है तापमान को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दबाव की, प्रेशर की। दबाव या प्रेशर, ठीक है। अब देखिए दबाव या प्रेशर की बात करें तो आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु पर दबाव लग रहा है, हम पर भी कोई ना कोई दबाव काम कर रहा है। ठीक है, एग्जाम का दबाव नहीं, पढ़ाई का, पढ़ाने का दबाव नहीं, वायुमंडलीय दबाव की बात कर रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो वायुमंडलीय दबाव है वो लगातार काम करता ही है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की देखिए बात करें थोड़ा सा, वायुमंडलीय दबाव, हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वायुमंडलीय दाब प्रत्येक वस्तु पर काम करता है। अब ये वायुमंडलीय दाब की बात करें, जैसे समुद्र से ऊपरी सतह और इस तरह से मान लीजिए इस तरह से ऊपर चलते चले जाएं, यहाँ पर मान लीजिए समुद्र है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव सबसे ज़्यादा होगा। जैसे ये मान लीजिए वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है, ये वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल की परतें हैं इस तरह से। ठीक है, और इन वायुमंडल की परतों का दबाव पड़ेगा, तो दबाव आप देखिए यहां से यहां तक ज्यादा दबाव पड़ेगा कि नहीं, इस बीच में, जबकि यहां पर ये पार्ट कम हो जाएगा, ये पार्ट कम हो जाएगा, यहां पर ये भाग और कम हो जाएगा, और अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच जाते हैं तो ये भाग और ज्यादा कम होगा। तो समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपरी क्षेत्रों में जाते हैं, पर्वतीय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, कम होता चला जाता है। यहाँ कितना होता है, लगभग 1014 मिलीबार तक होता है। वायुमंडलीय दबाव किससे नापते हैं, मिलीबार से, मिलीबार, MB, मिलीबार से इसको मापा जाता है। तो जिस प्रकार से वायुमंडलीय दबाव काम कर रहा है, इसी तरह से आप देखेंगे पृथ्वी का भी दबाव, भूपृष्ठ का दबाव कहाँ पड़ रहा है, अंदर की तरफ पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, भूपृष्ठ की, वायुमंडलीय दबाव की बात कर रहे हैं। 1014 मिलीबार से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये वायुमंडलीय दबाव कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये दबाव किस किस का होता है, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा होता है, गैसों के द्वारा होता है, जलवाष्प द्वारा होता है, और धूल कण के द्वारा होता है, धूल कण। अब ये तीनों की स्थिति, गैसें जैसे जैसे ऊपर जाएंगी कम होती चली जाएगी, धूलकण भी कम होते चली जाएगी, जलवाष्प भी, तो इसकी वजह से इधर दबाव कम होता चला जाता है। हमें मतलब है पृथ्वी के संदर्भ में, तो पृथ्वी के संदर्भ में आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। हेडिंग डाल लीजिए दबाव या प्रेशर, मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट करिए, फटाफट से लिखिए इसको, हेडिंग डालिए दबाव और फिर इसको लिख लीजिए। पृथ्वी की, फटाफट से लिखिए, पृथ्वी की ऊपरी परतें, पृथ्वी की ऊपरी परतें
आंतरिक परतों पर दबाव डालती हैं। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परतें आंतरिक परतों पर दबाव डालती हैं। पृथ्वी की ऊपरी परतें आंतरिक परतों पर दबाव डालती हैं। और सिंपल सी बात है, आप किसी भी चीज को दबाते चले जाएंगे तो क्या होगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। तो लिखिए इसमें अत्यधिक दबाव से उच्च आकर्षण बल के कारण, अत्यधिक दबाव से उच्च आकर्षण बल के कारण, अत्यधिक दबाव से उच्च आकर्षण बल के कारण पदार्थ अत्यधिक ठोस होगा। पदार्थ अत्यधिक ठोस होगा। अतः पृथ्वी के अंतरतम का दबाव, पृथ्वी के अंतरतम मतलब केंद्र पर, पृथ्वी के अंतरतम का दबाव 20 लाख मिलीबार, 20 लाख, पृथ्वी के अंतरतम का दबाव 20 लाख मिलीबार तक होगा। 20 लाख मिलीबार तक होगा। बीस लाख मिलीबार तक होगा। इस उच्च दाब पर पृथ्वी का अंतरतम निश्चित ही ठोस अवस्था में होगा। ठोस अवस्था में होगा। ठोस अवस्था में होगा, लेकिन या किंतु प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में परीक्षणों के आधार पर, प्रयोगशाला में परीक्षणों के आधार पर एक निश्चित गहराई के बाद, एक निश्चित गहराई के बाद ऊपरी चट्टानें, एक निश्चित गहराई के बाद ऊपरी चट्टानें निचली चट्टानों पर दबाव डालना बंद कर देती हैं। निचली चट्टानों पर दबाव डालना बंद कर देती हैं, बंद कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये बात आ गई। अब ये कह रहा है कि ऊपर से दबाव इतना पड़ रहा है, ऊपर की चट्टानों का, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये कोई भी पदार्थ आपका हो सकता है। ठीक है, अब इस पदार्थ को अगर हम ज़्यादा दबाव डालेंगे, मान लीजिए इस पर हम इधर से भी बल लगा रहे हैं, इधर से भी दबाव इस पर पड़ रहा है, इधर से भी दबाव इस पर पड़ रहा है, और इधर से भी इस पर दबाव पड़ रहा है, और इधर से भी, चारों तरफ से दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो पृथ्वी की ऊपरी की परतों का नीचे की परतों पर जब दबाव पड़ता है, और दबाव इतना ज़्यादा है कि ये पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये बाद में पता चला कि यहाँ पर अंदर पूरी तरह से ठोस नहीं है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये जो है वो आपको जानना पड़ेगा। ये क्या कारण है, परीक्षणों के आधार पर पता चला कि इतना दबाव होने के बावजूद भी ये कैसा है, द्रव अवस्था में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं।
इसके पीछे का क्या कारण है, तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ बात ऐसी आती है, कुछ चीजें आपको समझने वाली ये आती हैं कि 3 पॉइंट यहां पर आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे। एक आपने सुना होगा गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु सबने सुना होगा। तो वह ताप जहां पर पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह बिंदु, तापमान का वह बिंदु जहां पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, गलनांक बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, तो हर एक पदार्थ का अपना अपना गलनांक बिंदु होता है। हर एक पदार्थ अपनी अपनी अवस्था में परिवर्तित करता है, ठोस से द्रव अवस्था में और द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जब ऊपर की चट्टानों का नीचे की चट्टानों पर दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने के बाद, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे घरों में आप दाल बनाते हैं, सामान्य भाषा में समझिए, दाल आप घर पे बनाते हैं तो आप एक खुले पॉट में दाल बना रहे हैं और एक आप बंद कुकर के अंदर दाल बनाते हैं, तो किसमें जल्दी दाल बनेगी? जाहिर सी बात है कुकर के अंदर दाल जल्दी बन जाएगी, क्योंकि कुकर के अंदर क्या कर रहा है कि कम तापमान पर ही दबाव ज़्यादा लगेगा, और दबाव भी चीज़ों को क्या करता है, गलनांक बिंदु को गिराने का काम करता है। प्रेशर कुकर में जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कढ़ाई में दाल बनाते हैं तो उसको मान लीजिए गलाने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होगी, और वही दाल अगर कुकर के अंदर बनाते हैं तो वो कम तापमान में ही जल्दी पक जाएगी। क्यों? क्योंकि दाब क्या करता है कि किसी भी वस्तु के गलनांक बिंदु को कम करने का काम करता है। ठीक है, और सिंपल सी बात आप एक और समझिए, एक और होता है, इसको हम बोलते हैं क्रांतिक तापमान। क्रांतिक तापमान, क्रांतिक तापमान का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु में एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित तापमान तक उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा ही नहीं। जैसे आप मान लीजिए दाल बनाते हैं और आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाल जो है वो पूरी तरह से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, दाल ठोस से क्या बन जाएगी, द्रव में। लेकिन उसके बाद भी उसको तापमान देते रहिए तो वो रहेगी तो द्रव अवस्था में ही। ठीक है, उसका एक तापमान है, उस तापमान के ऊपर आप कितना भी तापमान दे लीजिए उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहीं पर वही वाली बात काम करती है कि जैसे आप यहां से ऊपर की चट्टानों से, अंदर का हिस्सा तो ये ठोस है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है, द्रव अवस्था में है। तो ऊपर की चट्टानों का जब इस भाग पर दबाव पड़ेगा तो ये कम तापमान होने के बावजूद भी दाब इतना ज्यादा है कि ये किस में परिवर्तित हो गया, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब इस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, इसके केंद्र में पहले से निकेल और आयरन मौजूद हैं। ये निकेल और आयरन पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया में है। सारे के सारे ठोस पदार्थ कहाँ हो गए, केंद्र में आकर जमा हो गए। अब इस ठोस के चारों तरफ जब द्रव अवस्था वाला पदार्थ मौजूद है तो जाहिर सी बात है ये द्रव इसके ऊपर दबाव नहीं लगने देगा, क्योंकि द्रव का अपना क्या होता है, उत्प्लावन बल काम करता है। तो यहां इसके बाद में इस पर कोई दबाव काम नहीं करेगा, और कोई दबाव यहां काम नहीं करेगा तो अंतरतम किस अवस्था में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में पाया जाएगा। दोबारा से सुनिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सिंपल सी बात है, ऊपर की परतें केंद्र की ओर दबाव लगाएंगी, ठीक है, केंद्र की ओर दबाव लगाएंगी तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आपको पता है तापमान में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन यहां पर पदार्थ कम तापमान में ही पिघल जा रहे हैं क्योंकि दबाव भी ज्यादा लग रहा है। जैसे प्रेशर कुकर में कम तापमान पर ही दाल आपकी पक रही है क्योंकि दाब वहां बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। अब इस भाग में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस भाग में चट्टानें पिघल गई, धातु सारी की सारी पिघल गई, क्योंकि कम तापमान पर ही ये सारा का सारा पिघली हुई अवस्था में है। यहां तक दबाव काम कर रहा है और ताप अचानक से बढ़ गया। अंदर की तरफ आप देखेंगे यहां से जो दबाव है उस दबाव को कौन सहन कर लेगा, ये द्रव अवस्था सहन कर लेगी। पानी पर आप दबाव डालिए तो जितना दबाव आप पानी पर ऊपर से नीचे लगाएंगे उतना ही नीचे से ऊपर काम करता है,
सबने पढ़ा होगा, बोयंसी, उत्प्लावन बल। तो इस बल के कारण ये जो केंद्र है इस पर कोई ज्यादा दबाव नहीं बनता, इसलिए केंद्र क्या रहता है, ठोस अवस्था में ही प्राप्त रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। तो यहां पर पॉइंट लिख लीजिए गलनांक बिंदु, तो यहां पर लिख लीजिए वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो ये तो वो तापमान हो गया जिस पर अपनी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ठीक है, और इसी में हम बात करें, इसी में मैं लिख देता हूं इधर नोट करके, या वैसे लिख लीजिए, किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से या दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बिंदु गिरता है, कम हो जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है, क्योंकि उस प्रेशर के कारण उसका जो है वो तापमान कम तापमान पर ही पक जाती है। दूसरा एक तो आपका ये तापमान होगा, एक होता है क्रांतिक तापमान, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अब क्रांतिक तापमान के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रांतिक तापमान क्या होगा, ये वह उच्च ताप बिंदु होगा जहां से पदार्थ अपना रूप परिवर्तन तो कर लेता है किंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया तो उसके रूप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसको और तापमान देते हैं, आप उसको और कितना भी तापमान दे लीजिए, वो द्रव अवस्था में ही रहेगा, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह उच्च ताप बिंदु क्या कहलाता है, क्रांतिक तापमान कहलाता है। दोबारा सुनिए, वह उच्च ताप बिंदु जहां से पदार्थ अपना रूप परिवर्तन तो कर लेता है, वह उच्च ताप बिंदु जहां से पदार्थ अपना रूप परिवर्तन तो कर लेता है किंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब वो द्रव में परिवर्तित हो गया तो द्रव में ही रहेगा, उसके और किसी रूप में परिवर्तन नहीं होगा। इस उच्च तापमान को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक तापमान। तो ये इस संदर्भ में आप ध्यान रखें। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखें, एक तो आपका तापमान हो गया, घनत्व हो गया, दबाव हो गया। ये अप्रत्यक्ष तरीके थे अप्राकृतिक स्रोत से, जिससे हमने पता लगाया कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ तक ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या और अन्य पदार्थ किस स्थिति में मिल सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत थे। सिंपल तरीके से थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको याद रखें इसी तरह से, क्योंकि ये थोड़े से पॉइंट हैं टेक्निकल, ये आपको पता होने चाहिए किसी भी उसको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे क्यों अगर कोई पूछ लेता तो आप बता सकते हैं कि गलनांक बिंदु क्या है, क्रांतिक तापमान क्या है, ये सारी चीजें। अब हम ले लेते हैं प्राकृतिक स्रोतों को, ये अप्राकृतिक हो गए। अब आप हेडिंग डालिए प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत मैंने कई बताए थे, जैसे एक तो आपका इसमें सबसे पहले कौन सा था, ये था आपका उल्का
पिंड, उल्कापात। ठीक है, उल्का पिंड की हम बात करें तो आपको पता ही है कि बहुत सारे खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और उन्हीं में से कुछ उल्का पिंड भी हैं। और उल्का पिंड जब पृथ्वी की सतह पर आकर गिरते हैं और आपको पता है कि ऊपर से नीचे आने पर इतना ज़्यादा घर्षण प्राप्त होता है और उस घर्षण से उसका क्या बचता है, केवल सेंटर का कुछ भाग बचता है। ठीक है, कुछ ही पार्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई उल्का पिंड गिरा, ये मान ली इस तरह से कोई उल्का पिंड है, जैसे जैसे नीचे आएगा इसके आकार में क्या होगी, कमी। ऊपरी सतह इसकी क्या होती चली जाएगी, जल जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी। नीचे पहुंचते पहुंचते ऐसे बचेगा। तो ये इसका जो भाग होगा ये इसके केंद्र का भाग होगा। और इस केंद्र के भाग का क्या स्ट्रक्चर होगा, इसकी क्या संरचना होगी, किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, इसको हम जान लेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, पृथ्वी के बारे में भी कुछ संकेत मिल जाएंगे कि हाँ, जब उल्का पिंड का आंतरिक भाग इस तरह से है तो पृथ्वी का भी लगभग इसी तरह से होगा। ठीक है, लिख डालिए इसको, पॉइंट लिख लीजिए, इसमें 1-2 लाइन लिख लीजिए। इसके आगे उल्का पिंड हेडिंग डाल लीजिए, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य लिखिए आप। मैंने लिखूंगा बोर्ड पे, मैं बोलूंगा, आप लोग लिखते जाइए साथ साथ में, और लिख लेंगे। बहुत धीमी गति से बोल रहा हूँ, उम्मीद है सब लोग। ठीक है, तो लिख लिए उल्का पिंड, लिखिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए उल्का पिंडों से प्राप्त। प्राकृतिक स्रोतों में पहली हेडिंग डाल लीजिए उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य। लिखिए उल्का पिंड वे ठोस संरचनाएं हैं, उल्का पिंड वे ठोस संरचनाएं हैं जो, उल्का पिंड वे ठोस संरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं, स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं। कभी कभी ये संरचनाएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने से पृथ्वी से टकरा जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने से पृथ्वी से टकरा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण, पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्का पिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है, और आंतरिक भाग अनावृत, एक्सपोज्ड, आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है, आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है। इसके केंद्रीय भाग में
इसके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले, इसके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले भारी पदार्थों के, इसके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले भारी पदार्थों के संघटन के आधार पर, संघटन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। उल्का पिंड जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता है, इसकी बाहरी परत लगातार जलकर नष्ट हो जाती घर्षण से। अब ये भाग जो हमको प्राप्त हुआ है पृथ्वी की सतह पर, ये उल्का पिंड के बिल्कुल बीच का भाग होगा, केंद्र का भाग होगा। तो इसकी संरचना के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। ये केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, वास्तविक रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये पहला वाला आपका पार्ट क्लियर हो गया। उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट जानते हैं। दूसरा पार्ट जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त साक्ष्य। अब ज्वालामुखी उद्गार की तो देखिए सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये भूपृष्ठ है, इधर देखिए ये ऊपरी सतह है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर नीचे से ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है। और ज्वालामुखी उद्गार भूपृष्ठ के ऊपर जो मैग्मा निकलता है वो अधिकतम 750 किलोमीटर की गहराई तक पाया गया है। ठीक है, 750 किलोमीटर की गहराई से मैग्मा निकलता है और इस भूपर्पटी को तोड़कर ज्वालामुखी के रूप में यहाँ पर उद्गारित होता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ पदार्थ भूपृष्ठ के ऊपर आ जाते हैं। तो ये भी एक तरह से साक्ष्य देते हैं कि कितना भाग, क्या क्या पदार्थ यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी उद्गार अधिकतम कहाँ से हुए हैं? 750 किलोमीटर से। और पृथ्वी का केंद्र कितने किलोमीटर पर है? पृथ्वी का केंद्र कितने किलोमीटर पर है? पृथ्वी का केंद्र आपको पता है 6374 किलोमीटर बताया, 6371। और ये कितना है? मात्र 750। तो इसकी तुलना में ये अंतर काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम केवल यही बता सकते हैं कि 750 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन संरचना के बारे में अभी भी हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, नोट कर लें, यहाँ पर लिख लें, इसी के आगे लिख लेना ज्वालामुखी घटना से अधिकतम 750 किलोमीटर की गहराई में पाए जाने वाले पदार्थों का पता चलता है जबकि पृथ्वी का केंद्र
पृथ्वी का केंद्र 6374 किलोमीटर पर है। क्लियर है? तो ये भी हमको थोड़ी बहुत जानकारी जुटा दे रहा है कि इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से पदार्थ हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ऊपर आ जाते हैं तो हम यहाँ जांच लगाकर पता लगा सकते हैं कि इस भाग में कौन कौन से पदार्थ मिल रहे हैं, लेकिन पूरी जानकारी हमको यहाँ पर नहीं मिल रही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्वालामुखी से हमें नहीं पता चल रहा है, हमें केवल क्या चल रहा है, पदार्थ का। संरचना का हमें ज्वालामुखी कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि अंदर की तरफ संरचना कैसी है पृथ्वी की। तो ये भी एक तरह से साक्ष्य आपका कैसा है, अधूरा साक्ष्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य आपका आता है जिसको हम बोलते हैं भूकंपीय तरंगें। ठीक है, तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है भूकंपीय तरंगों। भूकंपीय तरंगों से प्राप्त साक्ष्य, सीज्मिक वेव्स। ठीक है, भूकंप मापी सुना होगा, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ और जो भूकंपीय तरंगों को मतलब सीज्मिक वेव्स, सीज्मिक वेव्स, तो जो भूकंपीय तरंगों को रीड कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ बोलते हैं। अब पृथ्वी पर कुछ कंपन पैदा होते हैं आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंतर्जात या एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कुछ तरंगें निकलती हैं, उन्हीं तरंगों को हम क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंगें। अब भूकंपीय तरंगों की प्रकृति के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया गया है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सही जानकारी या सही ज्ञान भूकंपीय तरंगों से प्राप्त होता है। भूकंपीय तरंगों से ही प्राप्त होता है। अब भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को थोड़ा सा हम विस्तार से समझ के चलेंगे, क्योंकि आगे भी आपका भूकंप वाला टॉपिक है, वहां भी तरंगों की बात होगी, तो उसको यहीं पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी, भूकंपीय तरंगों। भूकंपीय तरंगे, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगे ध्यान रखना कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक कहलाती हैं भूगर्भिक तरंगे, दूसरी कहलाती हैं धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, ठीक है। भूगर्भिक और धरातलीय। भूगर्भिक तरंगों को ध्यान रखना प्रत्यक्ष तरंगे भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष तरंगे, इन्हीं तरंगों को ध्यान रखना पार्थिव तरंगे भी बोलते हैं। पार्थिव तरंगे क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलती हैं। और जो धरातलीय तरंगे हैं इनको अप्रत्यक्ष तरंगे बोलते हैं। अप्रत्यक्ष तरंगे, और इन्हीं को सतही तरंगे भी बोलते हैं। इनके नाम ध्यान रखें, हर तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं। अब जो भूगर्भिक तरंगे हैं, ये भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की भूगर्भिक तरंगे होती हैं।
एक कहलाती है पी तरंगें, पी तरंगें, और दूसरी कहलाती हैं एस तरंगें। पी तरंगें और एस तरंगों के नाम से जानी जाती है, जबकि धरातलीय तरंगों को हम क्या बोलते हैं? एल तरंगें बोलते हैं, एल तरंगें। अब इन्हीं तरंगों की सहायता से पी, एस और एल, इन्हीं तरंगों की प्रकृति के आधार पर हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे वो हम जानते हैं। पी तरंगों को ध्यान रखना, प्राथमिक तरंगें, प्राथमिक तरंगें या अनुदैर्ध्य तरंगें भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहा जाता है। एस तरंगों को सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगें, द्वितीयक तरंगें या ध्यान रखना इनको अनुप्रस्थ तरंगें भी बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, पी तरंगें ध्यान रखना कैसे बिहेव करती हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, ध्वनि तरंगों के समान। और एस तरंगें ध्यान रखना किसके समान? प्रकाश तरंगों के समान। और जो आपकी एल तरंगें हैं इनको ध्यान रखना, एक तो हम धरातलीय सरफेस वेव्स बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, या लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। लॉन्ग वेव्स लंबी दूरी तय करने वाली तरंगें कहलाती हैं। और इन्हीं तरंगों को ध्यान रखना HD लव के नाम पर लव तरंगें भी बोल देते हैं, इन्हीं को रिले तरंगें भी बोल देते हैं, रिले तरंगें। और यही सबसे विनाशकारी तरंगें भी होती हैं, विनाशकारी तरंगें। तो भूकंप में सबसे ज़्यादा विनाश करने वाली तरंगें जो होती है वो कौन सी होती हैं? एल तरंगें ही होती हैं। तो ये 3 प्रकार की तरंगों की बात करेंगे। इसमें मेन आपकी 2 ही तरंगें हैं, पी और एस। पी और एस तरंगों के बारे में बात करें। ठीक है, अब देखिए क्या स्थिति बनती है। यहां पर इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, अब देखिए ये स्थिति क्या बनती है। यहां पर ये मान लीजिए भूपृष्ठ है, ठीक है। अब ये भूपृष्ठ है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए रेडियोधर्मी पदार्थों में विस्फोट के कारण यहाँ से तरंगें उत्पन्न होती हैं। यहाँ से जब ये तरंगें उत्पन्न होगी तो ध्यान रखना चारों दिशाओं में होगी, ऐसा नहीं एक ही दिशा में मैं दिखा रहा हूँ तो एक ही डायरेक्शन में होगी, ये चारों तरफ तरंगें निकलती रहती हैं। अब जहाँ पर भूकंपीय तरंगों की, भूकंप की जहाँ पर उत्पत्ति होगी, भूकंप की जहाँ पर उत्पत्ति होगी, भूकंपीय तरंगों की जहां पर उत्पत्ति होती है, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति, भूकंपीय तरंगों की जहां पर उत्पत्ति होगी उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर कहा जाता है। अब यहां से भूकंपीय तरंगें निकली तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा चारों तरफ जाएगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा सबसे पहले वहीं पर टकराएगी। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वहां पर टकराई, और यहां पर टकराने के बाद यहां पर तरंगें उत्पन्न होगी। भाई यहां से चारों तरफ क्या होगी? तरंगें निकलेगी इस तरह से, और अलग तरंगें।
तो जब यहां पर जो सबसे पहले टकराता है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, या इसको हम बोलते हैं एपीसेंटर, एपीसेंटर। ठीक है, तो ध्यान रखना भूपृष्ठ पर सबसे पहले जो तरंगे पहुंचती हैं, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जो तरंगे पहुंचेगी, इन तरंगों को हम क्या बोलेंगे, पी तरंगे का नाम इसलिए पड़ा है प्राथमिक तरंगे, क्योंकि भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे हैं और ये जब इस सतह से टकराएगी तो वहां पर सबसे पहले महसूस की जाएगी। तो जो भूपृष्ठ पर ये गहराई है और ये भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर जहां पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, एपीसेंटर कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए भूपृष्ठ से एक दूसरी तरंगें निकलती हैं, इसके तुरंत बाद दूसरे स्थान पर दूसरी तरंगें यहाँ पर पहुँचेंगी और ये पी तरंगों के बाद पहुँचती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, एस तरंगें बोलते हैं। पी तरंगें और एस तरंगें कहलाएंगी। जब ये दोनों तरंगें यहाँ पर पहुँचती हैं तो इन दोनों तरंगों का परिणाम ये होता है कि यहाँ से फिर तीसरी तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तीसरी तरह की तरंगें इस तरह से उत्पन्न होती हैं, इस तरह से। इन तीसरी तरह की तरंगों को हम क्या बोलते हैं, एल तरंगें बोलते हैं। एल तरंगें इस तरह से चलती हैं ये भूपृष्ठ पर। ठीक है, तो ये तीसरी प्रकार की तरंगें क्या कहलाती हैं, एल तरंगें कहलाती हैं। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंगें सबसे पहले उत्पन्न होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप मूल बोलते हैं। इसको या तो भूकंप मूल कह लीजिए या फोकस कह लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, भूकंप मूल, हाइपोसेंटर या फोकस भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो भूकंप मूल या फोकस या हाइपोसेंटर, और जहां पर भूपृष्ठ पर सबसे पहले ये तरंगें महसूस होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एपीसेंटर बोलते हैं या अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। तो जो सबसे पहले तरंगें पहुंचती है उनको प्राइमरी तरंगें बोल देते हैं। प्राइमरी तरंगों के बाद जो पहुंचती है उसको द्वितीयक तरंगें बोल देते हैं। और इन दोनों तरंगों का परिणाम क्या होता है कि सतह पर एक तीसरी तरह की तरंगें लहरदार आकृति में चलने लगती हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, एल तरंगें बोल देते हैं। तो ये भूकंपीय तरंगें ध्यान रखना 3 प्रकार की तरंगों के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है, यहाँ से भूकंप आपका उत्पन्न होता है और ये भी गहराई लगभग 750 किलोमीटर की होती है। ठीक है, अब एक एक करके तरंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। पी तरंगों की क्या विशेषताएं होती है, एस तरंगों की क्या विशेषताएं होती है और एल तरंगों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज आप इसको इतना ही रिवाइज करिए, कल मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि पी तरंगें और एस तरंगों के बारे में क्या स्थिति बनती है। तो जो मैंने कराया उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। पी तरंगें और एस तरंगें ध्यान रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ध्वनि तरंगों के समान, मतलब किसी भी माध्यम में ये प्रवाहित हो सकती हैं। इनकी विशेषताओं की हम बात करें तो ध्यान रखना, सबसे तीव्र गति, पहले इसको आप बना लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो यहीं पर लिखना चाहे यहीं पर लिख सकते हैं इसी के आगे। पी तरंगों की बात करें तो ध्यान रखना, सबसे तीव्र गति, तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। इनको अनुदैर्घ्य तरंगें बोलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें बोलते हैं क्योंकि कणों का दोलन, इन तरंगों के जो कण होते हैं, कणों का दोलन तरंग की दिशा में होता है। तरंग की दिशा, ठीक है।
और इन तरंगों को ध्यान रखना, धक्का मूलक तरंगें भी बोलते हैं, पुश वेव्स, धक्का मूलक तरंगे, आगे पीछे धक्का लगाने वाली तरंगें कहलाती हैं। तो ये ध्यान रखना, पुश वेव के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, दूसरी बात करें एस तरंगों की, तो ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। द्वितीयक तरंगें, पहली चीज तो द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें, क्यों अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं? क्योंकि इसके जो कणों का दोलन है वो लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कल मैं इसको और विस्तार से आपको बताऊंगा। कणों का दोलन लंबवत होता है, लंबवत होता है। ठीक है, और ये तरंगें ध्यान रखना किसी भी माध्यम में प्रवाहित हो सकती हैं, लेकिन ये केवल ठोस माध्यम में ही प्रवाहित होती हैं। इसको हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इसको इतना ही रहने देते हैं, कल हम मिलते हैं। कल इसके हम विस्तार से जानकारी लेंगे कि क्या किस तरह से स्थिति बनती है। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा नई नई पता चलेंगी। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।